नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस विद डी कुमार सैनी पे। साथियों, आज फिर से मैं इतिहास का एक मजेदार सा, बेजोड़ सा, दमदार सा क्लास लेकर के आया हूं। और आपको पता होगा कि हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया था और गुलाम वंश के बारे में हमने बताया था कि गुलाम वंश में 3 वंश हुआ करते हैं। कितने वंश? 3 वंश हुआ करते हैं और बारी बारी से हमने तीनों वंशों के बारे में पढ़ना है। और आपको पता होगा कि गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले पहला कुतुबी वंश और सेकंड शमसी वंश के बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो गुलाम वंश का तीसरा वंश है, यानी कि बल्बनी वंश। और बल्बनी वंश के बारे में आज अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। साथियों, अगर इस बल्बनी वंश से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं इस सारे क्वेश्चन को इस बोर्ड पर लाया हूं। अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे, चाहे इस वीडियो को आप 10 से 20 मिनट भी देख लेते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उतर आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न में जितने भी प्रश्न मैंने इस पे लिखा है, सबके बारे में मैं खोद खोद के बताऊंगा कि आखिरकार इस सब का रीजन क्या है, सबका मतलब होता क्या है। दरअसल होता क्या है, हम लोग जो भी वंशज पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, तो हम लोग एक रट लेते हैं, लेकिन उसका गहराई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर गहराई जान लेते हैं, अपने अंदर उस वंश के बारे में रुचि को पैदा कर लेंगे, तो सारे क्वेश्चन को कांसेप्ट के माध्यम से कर सकते हैं, जो मैं आपको आज कराने वाला हूं। चलिए मैं अपने टॉपिक को आता हूं, लेकिन टॉपिक पे आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए देर ना करते हुए हम समझते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट लिखा है गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसका संस्थापक कौन रहने वाला था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन आज तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना किया गया गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले 3 वंशज, जैसे में कुतुबी वंश, शमसी वंश। लेकिन आज का डिस्कस हमारा रहेगा बल्बनी वंश पर। किस पर? बल्बनी वंश पर। अगर बल्बनी वंश का समय का बात किया जाए, तो 1265 से लेकर के 1290 तक रहने वाला है। क्या? 1265 से लेकर के 1290 तक रहने वाला है बल्बनी वंश का टाइमिंग। यहां पर देखिए, अगर बल्बनी यानी कि बल्बनी वंश का संस्थापक का बात किया जाए, तो बल्बनी वंश का संस्थापक बलबन रहने वाला है। कौन रहने वाला है? बलबन रहने वाला है। यानी कि बल्बनी वंश का संस्थापक कौन रहने वाला है? बलबन रहने वाला है। और बल्बनी वंश है क्या? यानी कि जिस तरह गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश आते हैं और शमसी वंश आते हैं, उसी तरह गुलाम वंश के ही अंतर्गत एक तीसरा वंश आता है, जिसका नाम क्या है? बल्बनी वंश। क्या है? बल्बनी वंश। जिससे हुआ क्या, आप लोग को पता होगा ना कि गुलाम वंश में जो भी शासक है, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, वो सारे लोग अपने ही नाम से वंश चला दिए, जिससे क्या, हमें गुलाम वंश के ही अंतर्गत पढ़ना है। किसके अंतर्गत पढ़ना है? गुलाम वंश के ही अंतर्गत पढ़ना है। तो हम बात करें बल्बनी वंश के संस्थापक की, तो बल्बनी वंश का संस्थापक बलबन रहने वाला है। और बलबन इस बल्बनी यानी कि गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले बल्बनी वंश में कब से कब तक समय, यानी कि कब से कब तक शासन करने का काम कर रहा है, तो 1265 से लेकर 1287 तक इस बलबन ने बल्बनी वंश में शासन करने का काम कर रहा है। दरअसल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है बल्बनी वंश का समय कब तक रहने वाला है? 1265 से 1290। लेकिन यहाँ पर जो बलबन है वो 1265 से लेकर 1287 तक ही शासन कर पाता है। देखिए इस बात को समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस 87 के बाद इस बल्बनी वंश में, यानी कि बलबन के कोई बेटा शासन किया होगा, यानी कि बलबन के मृत्यु के बाद इसका कोई बेटा शासन किया होगा, या कोई नाती का शासन किया होगा, या कोई अदर शासन, मतलब अदर लोग शासन किए होंगे। किसमें? यानी कि बल्बनी वंश में। तो बल्बनी वंश में बलबन केवल 1265 से लेकर 1287 तक ही शासन कर पाया। और बल्बनी वंश का टाइमिंग का बात किया जाए, तो 1265 से लेकर के 1290 तक रहने वाला है। कहां तक रहने वाला है? 1265 से लेकर 1290 तक रहने वाला है।
दरअसल मैं बताऊं आपको, तो जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा रहे थे, शमसी वंश के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि शमसी वंश में जो था कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश क्या किया था, एक दल चलीसा का संगठन किया था। तो हम जानते हैं आखिरकार कुछ बलबन के बारे में कि बलबन आखिर क्या था, कैसे दिल्ली का शासक बनता है। तो सबसे पहले मैं बलबन के बारे में आपको अच्छे तरह से बता देना चाहता हूं, ताकि एक एक प्रश्न बलबन से जो भी आए आपके माइंड में सेटअप हो जाए। आपको पता होगा कि जो इल्तुतमिश था, जिसमें दल चलीसा का संगठन किया था, उसी दल चलीसा में से एक सदस्य बलबन भी था। और बलबन था एक नीच कोटि का व्यक्ति था, एक नीच पद का व्यक्ति था, जो सैनिक यानी कि उस इल्तुतमिश के द्वारा संगठित दल चलीसा का ही क्या था, एक सदस्य था, एक सेना था। लेकिन अपने दम पर, अपने कुछ बहादुरी के दम पर इसने वह कुछ काम कर दिखाया जो दिल्ली का क्या बनता है, एक दिन शासक बनता है। क्या बनता है, शासक बनता है। आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान यानी कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 में। किसमें, 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार बलबन कौन था, कैसे शासक बना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। तो आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान की क्या होती है, 1240 में मृत्यु हो जाती है। और इसके मृत्यु कहां होती है, कैथल के अंदर। किसके अंदर, कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और रजिया सुल्तान का मृत्यु के बाद इसका एक भाई बनता है दिल्ली का शासक, यानी कि इस शासन को संभालने के लिए इसका एक छोटा भाई आता है, जिसका क्या नाम था, मोइजुद्दीन बहराम शाह। क्या नाम था, मोइजुद्दीन बहराम शाह। इस रजिया सुल्तान का एक भाई था, जो रजिया सुल्तान के 1240 में मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनता है, जिसका नाम मोइजुद्दीन बहराम शाह था। और इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह इस रजिया सुल्तान के बड़ा भाई था। यानी कि रजिया सुल्तान से पहले इसका बड़ा भाई कौन शासन कर रहा था दिल्ली पे, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली पर रजिया सुल्तान से पहले शासन कर रहा था। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथल के अंदर हो जाता है, तो इसके बाद इसका एक और भाई मोइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का शासक बनता है। इसी प्रकार कुछ समय यानी कि 1240 से 1242 तक जब मोइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली पर शासन करने के बाद इसका अगला शासक एक और व्यक्ति बनता है, जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक दिल्ली का शासक रहता है, शासन करने का काम करता है। और इसके बाद एक और व्यक्ति आता है, दिल्ली का शासक बनता है, और उस व्यक्ति का नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। और नसरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265 तक शासन करने का काम कर रहा है। और जब भी नसरुद्दीन महमूद शाह का दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश में बात किया जाता है, तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं कि यह व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति था, ऐसा एक शासक था जो गुलाम वंश में, इसे गिफ्ट का समझ जाइए, एक शासन मिल गया था दिल्ली का। किसे, नसरुद्दीन महमूद शाह का। नसरुद्दीन महमूद शाह दिखता ही नहीं था कि ये एक राजा है, एक शासक है, इस साधारण व्यक्ति की तरह रहा करता था। कहा जाता है कि यह नसरुद्दीन जो महमूद शाह था, वो नसरुद्दीन महमूद शाह लाल टोपी अपने खुद हाथों से बनाता था, और हाथों से एक शासक रहकर भी उस टोपी को मार्केट में ले जाता था बेचने के लिए, और जो भी पैसा मिलता था उससे अपना काम करता था, चाहे भोजन का काम या कोई भी काम करता था। इसका मानना था, एक शासक रहकर भी इसे मानना था कि हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में जितना भी संपत्ति है वो हमारा संपत्ति नहीं है, सब प्रजा की संपत्ति है, सब लोगों की संपत्ति है। इसकी पत्नी बार बार कहती थी, किसकी, नसरुद्दीन महमूद शाह की पत्नी बार बार कहती थी कि आप हमें कहीं घुमा दीजिए, और एक हम रानी की तरह रहते हैं, एक रानी की तरह रहते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद शाह कहता था कि देख लो, आपको
इस राज्य का जितना भी संपत्ति है मैं एक भी रुपया तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस राज्य में जितना भी संपत्ति अभी है सब हमारे लोगों का संपत्ति है, यानी कि मेरे साम्राज्य के लोगों पर इसका अधिकार है। मैं जो भी टोपी बनाता हूं और उसको मार्केट में ले आकर के बेचता हूं, उससे जो भी पैसा मिलता है उसी से तुम्हारा काम चल सकता है। एक बार की बात होता है कि इस नसरुद्दीन महमूद शाह की जो बेगम हुआ करती थी, यानी कि रानी हुआ करती थी, वो खाना बना रही थी और खाना बनाते समय उसका हाथ चल जाता है और ये बोलती है इस नसरुद्दीन महमूद शाह से कि एक नौकरानी रख लो। तो वो बोलता है नसरुद्दीन महमूद शाह कि तुम एक साधारण बेगम की तरह रहना पसंद करो, नहीं कि एक रानी की तरह। इसको मतलब ही नहीं था कि इस शासक क्या होता है। और शासक का बात किया जाए तो कभी कभी ऐसे भी राज्य में घटना घटित हो जाता है कि राजा को तलवार को लेकर के जाना पड़ता है रण में लड़ने के लिए। कभी मैं बताऊं कि भारत के जब भी प्रधानमंत्री हैं आज उनके साथ बॉडीगार्ड है, लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है, कुछ टाइमिंग ऐसा आ जाता है कि वह बॉडीगार्ड भी को छोड़कर भी उन्हें जाना पड़ता है। तो यही क्या था इसका मतलब, इतना राज में इससे बोलता था कि मेरा जितना संपत्ति है सब प्रजा की है, इससे बस अपना काम टोपी बेचने और उस टोपी बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता था बस उसी से इसका मतलब था। एक बार की बात है कि इस बताए थे ना कि इल्तुतमिश ने क्या किया। इल्तुतमिश जब दल चालीसा का संगठन किया था तो उस दल चालीसा में 40 लोग हुआ करते थे। कितने लोग? 40 लोग। तो इस दल चालीसा में से एक व्यक्ति आता है, दल चालीसा में से एक व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति का क्या नाम था, यानी कि बलबन। बलबन एक बार क्या करता है, इस नसरुद्दीन शाह से मुलाकात होता है और बलबन का क्या होता है, बलबन को इस नसरुद्दीन शाह ने क्या किया, अपना काजी ए अमीर नियुक्त कर दिया। काजी ए अमीर नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? काजी ए नियुक्त कर दिया, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के पद के बराबर ही ये पद हुआ करता था। जैसे ही नसरुद्दीन महमूद शाह ने इस बलबन को क्या कर दिया, काजी ए अमीर की नियुक्ति कर दिया, तो ये थोड़ा बलबन जो था, बलबन इंस्टीट्यूट में आ गया और इंस्टीट्यूट में आने के बाद यहाँ पर एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। गेम क्या खेला, ये क्या किया, नसरुद्दीन महमूद शाह को इस बलबन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी। क्या कर दी? नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी, क्योंकि बलबन चाहता था कि मैं दिल्ली का शासक बनूंगा। तो यहाँ पर अब इस ताश की तरह देखिए कैसे ताश की तरह पंजे मार रहा है, पंजे खेल रहा है। इसने क्या की थी, बलबन ने अपनी बेटी की शादी इस नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दी। और नसरुद्दीन महमूद शाह से कर देने के बाद अब ये बलबन बोला कि ये दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलते हैं। और रिश्तेदारी में कैसा बदला, अपनी ही बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। और नसरुद्दीन महमूद शाह से करने के बाद अब इस बलबन का क्या हो गया, इस नसरुद्दीन महमूद शाह के घर आना जाना लग गया। और नाते में क्या लगने लगा, अब नसरुद्दीन महमूद शाह दामाद लगने लगा। क्या लगने लगा? दामाद लगने लगा। एक दिन की बात होता है कि इस बलबन ने क्या किया, जैसे ही मौका मिला अपने ही दामाद को यहाँ पर खत्मा कर देता है। क्या कर देता है? खत्मा कर देता है, यानी कि मार देता है। और इसको मारने के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह को मारने के बाद इस बलबन ने क्या किया, दिल्ली पर शासन, यानी कि दिल्ली का शासक बन गया। क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। और यहाँ पर एक बात को समझिए, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। जब जैसे बलबन ने दिल्ली का शासक बना तो दिल्ली से सटे ही, यानी कि दिल्ली से दूर दूर, यानी कि दिल्ली से दूर दूर एक पाकिस्तान हुआ करता था और एक क्या था, बांग्लादेश, यानी कि बंगाल।
बंगाल, ये दोनों राष्ट्र यानी कि दोनों क्षेत्र क्या अपने आप को इस बलबन से, दिल्ली से स्वतंत्र होना चाहते थे। क्या चाहते थे? स्वतंत्र होना चाहते थे। और बलबन एक ऐसा व्यक्ति था ना कि बलबन का तलवार हमेशा खून खराबा ही करना चाहता था, हमेशा खून ही मांगता था। बलबन बोलता था कि जब भी मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मेरा अंदर का खून खौल उठता है और मेरा तलवार खून मांगने लगता है। यह नीति था बलबन का। यह नीति किसका था? बलबन का। तो एक दिल्ली से जो भी दूर दूर क्षेत्र बंगाल और पाकिस्तान हुआ करते थे, ये दोनों क्षेत्र आपस में क्या यानी कि अपने से स्वतंत्र होना चाहते थे। एक बार की बात है कि बंगाल ने खुद को बोला, यानी कि बांग्लादेश ने खुद बोला कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो जब इस बात की खबर बलबन में, दिल्ली में बैठा बलबन को लगा, तो बलबन ने अपना एक छोटा सा सेना भेजा बंगाल, और बंगाल के जो भी क्षेत्र वाले लोग थे वो क्या किए थे, इस छोटी बलबन की छोटी सी सेना को हरा करके वापस भेज दिया। तो फिर इसे क्या होता है, बलबन को बंगाल जाना पड़ता है, यानी कि बांग्लादेश जाना पड़ता है। और बांग्लादेश जाने के बाद बलबन ने क्या किया, वहां 2 दिन तक ऐसा नरसंहार करके दिखाया कि वहां पर जितने भी क्षेत्र में इसका जो अपने से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिए, वहां के लोगों को क्या किया कि मरवाने का काम किया। और मरवा करके लोगों को उस चौक चौराहे पर एक लकड़ी का ऐसे खंभा डलवा दिया, और खंभा डलवाने के बाद जितना भी डेड बॉडी था इस लकड़ी के गड़वाए खंभे पर लटकाने का काम किया। और उस क्षेत्र के लोगों को बोल दिया कि आज से अब कोई भी अगर अपने आप को राष्ट्र स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा, उसकी भी डेड बॉडी को क्या किया जाएगा, चौक चौराहे पर खंभे डलवाकर लटका दिया जाएगा। जब तुम्हारे बॉडी चीप करके नीचे सड़ के गिरेगा, गिद्ध कौवे खाएंगे, तब तुम्हें याद आएगा कि बलबन ने, जब बलबन के विरुद्ध हमने कुछ काम किए थे तो बलबन ने हमें क्या सजा दिया था, क्या सजा दिया था। तो बलबन जो था, हम आपको यही बताना चाहते थे कि बलबन आखिरकार दिल्ली का शासक कैसे बना, बलबन कौन था। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बलबन कौन था, आखिरकार कैसे दिल्ली का शासक बना, तो आपको बताने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा कि संस्थापक यानी कि बलबनी वंश का संस्थापक कौन था, बलबन था। और बलबन के कितने बेटे थे, बलबन के 2 बेटे थे। बलबन के कितने बेटे थे, बलबन के 2 बेटे थे। एक बेटा शहजादा मोहम्मद शाह था और एक बुगरा खां था। यानी कि बलबन के 2 बेटा हुआ करते थे। एक बेटा का नाम शहजादा मोहम्मद था और दूसरे बेटा का नाम बुगरा खान था। जो बलबन का पहला बेटा था यानी कि शहजादा मोहम्मद, ये बहुत बहादुर लड़का था जो अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। कहां शासन कर रहा था, अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। और यह बुगरा खान को कोई शासन, कोई साम्राज्य की जरूरत नहीं था, कोई शासक नहीं बनना चाहता था। ये डर से बंगाल में ही रहा करता था, पापा के साथ ही डर से रहा करता था। ये बोलते थे कि एक दिन तुम्हें भी शासक बनना पड़ेगा, बेटा तू कुछ सीख ले। तो बोलता था कि मेरे को शासक वासक नहीं बनना है, मुझे एक साधारण आदमी की तरह जीना है। यह नीति रखा था बुगरा खान। एक बार की बात होता है कि जब इस शहजादा मोहम्मद शाह के दरबार में कुछ कवि रहा करते थे। ये कवि क्या थे, अमीर खुसरो थे। अगर अमीर खुसरो का बात किया जाए तो अमीर खुसरो शहजादा महमूद साहब के दरबार में रहा करते थे। जो शहजादा महमूद साहब किसका बेटा था, बलबन का, और कहाँ शासन कर रहे थे, अफगानिस्तान में। इसके दरबार में एक कवि रहा करते थे जिस कवि का क्या नाम था, अमीर खुसरो। क्या था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जब भी बात किया जाता है तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वंशज को देखने वाले कौन है, अमीर खुसरो है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वंशज को देखने वाले, शासक को देखने वाले कौन है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो लगभग 7 शासकों का साम्राज्य को देखे हैं, 7 शासकों का साम्राज्य को देखे हैं। और अमीर खुसरो का बात किया जाए तो सितार, गान आदि सब में बहादुर व्यक्ति है कौन, अमीर खुसरो। एक बार की बात होता है, इसी तरह इसके दरबार में एक और कवि रहा करते थे जिनका नाम क्या था, अमीर हसन। यानी कि एक किसके दरबार में कवि रहा करते थे, यानी कि शहजादा महमूद शाह के दरबार में।
आगे देखिए क्या होता है। बलबन ने, जो बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम था, यानी कि बलबन क्या था, इल्तुतमिश का गुलाम था। और गुलाम कैसे था, जब इल्तुतमिश ने दल चलीसा का गठन किया था, दल चलीसा, उसी का सदस्य कौन था, उसी का सदस्य कौन था, बलबन था। तो बलबन को आप लोग कह सकते हैं कि बलबन जो था इल्तुतमिश का गुलाम था एवं नसरुद्दीन महमूद शाह की प्रधानमंत्री, जो अभी हमने बताया था कि नसरुद्दीन महमूद शाह का प्रधानमंत्री काजी नियुक्त किए थे ना, तो उसका अर्थ ही क्या होता है, प्रधानमंत्री। वो किसका प्रधानमंत्री था, यानी कि नसरुद्दीन महमूद शाह का। और नसरुद्दीन महमूद शाह को ही बाद में क्या करता है, अपने बेटी का शादी कर देता है और शासक बनने की उद्देश्य से इस नसरुद्दीन महमूद शाह का ही क्या कर देता है, बलबन हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। आगे देखिए, बलबन जो था वो दल चलीसा को समाप्त कर दिया। बलबन जो था दल चलीसा को समाप्त कर दिया। दरअसल बलबन दल चलीसा का समाप्त कर दिया। दल चलीसा होता क्या था, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा एक संगठित किया गया सेना था, जिसका मतलब क्या था, इल्तुतमिश बोला था कि हमारे साम्राज्य जहां तक विस्तार है उस सारे क्षेत्र में आप लोग जाइए और वहां से टैक्स के रूप में रुपया पैसा वसूलिए और इस सारे रुपया पैसा को अपने सेना में बांट दीजिएगा और जो भी कुछ बचेगा तो उसको दिल्ली भिजवा दीजिएगा। तो ये जो दल चलीसा था, तो इल्तुतमिश के द्वारा 40 लोगों का एक सेना बनाया गया था, जिसे क्या बोला जाता है, दल चलीसा। ऐसी 40 लोगों में से एक सदस्य कौन था, बलबन, जो दिल्ली का शासक बना था। क्या था, दिल्ली का शासक बना था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि बलबन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया, क्योंकि बलबन को लगता था ना, बलबन को लगता था कि मैं इस 40 सदस्यों में से एक सदस्य इतना कुछ संघर्ष करके, इतना नरसंहार करके मैं दिल्ली का शासक बना हूं, इसमें तो और भी 39 सदस्य है, अगर ये चाहते तो मेरा भी खत्मा कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया, बलबन ने दल चलीसा को ही समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया, दल चलीसा को ही समाप्त कर दिया। क्या इस बात को यहां तक आप समझ पाए हैं? अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। आगे बढ़िए, आगे देखिए। बलबन ने नसरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी। जैसा कि हमने बताया था कि बलबन चाहता था कि मैं दिल्ली का शासक बनूंगा। इसी उद्देश्य से सबसे पहले नसरुद्दीन शाह से अपनी बेटी का शादी कराता है। कौन, शादी कराता है बेटी का, और शादी कराने के बाद एक ऐसा मौका मिलता है और मौका पाकर के बलबन ने क्या किया, नसरुद्दीन महमूद शाह की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद दिल्ली का शासक, क्या बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। और हमने एक और बात बताया था कि बलबन का तलवार हमेशा खून मांगता था। जैसा कि बलबन, इसका नाम से ही स्पष्ट है कि बल, यानी कि इतना बलदार था ना, इतना शक्तिशाली था कि इसका तलवार जो हुआ करता था, तलवार हमेशा क्या मांगता था, खून मांगता था। क्या मांगता था, खून मांगता था। कहा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसका है, यानी कि बलबन का ही है, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, रक्त एवं लौह की नीति के बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न, और प्रश्न पर दृष्टि को दौड़ाते हैं और बताते हैं आगे क्या है। कहा जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी ने इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना है। कहा जाता है कि दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, यानी कि बलबन के द्वारा किया गया। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना कौन किया था, यानी कि बलबन ने किया था। और दीवाने अर्ज विभाग था क्या, एक प्रकार का सेना का संगठन था। क्योंकि आपको पता होगा उस समय जो दल चलीसा था, दल चलीसा एक प्रकार का क्या था, सेना ही तो था ना, सेना तो ही था ना। लेकिन जब इसका खत्मा कर दिया कौन, बलबन, तो राज्य को चलाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए सेना चाहिए ना, तो उसी सेना को संगठित करने के लिए एक दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की, जिसका अर्थ होता है सैन्य विभाग। क्या होता है, सैन्य विभाग। क्या होता है, सैन्य विभाग। इसी तरह जिले इलाही की उपाधि किसे दिया गया है, क्वेश्चन पूछता है कि जिले इलाही की उपाधि किसे मिला है, तो बलबन को मिला है। ये जिले
इलाही उपाधि होता क्या है, यानी कि खुदा का छाया। यानी कि बलबन इतना मानता था ना कि जैसे मेरा तलवार हमेशा खून मांगता है, तो अगर अल्लाह ऊपर एक बैठा है ना, तो अल्लाह के बाद, ईश्वर के बाद मेरा ही स्थान है। क्या है? मेरा ही स्थान है। यानी कि खुद को दूसरा भगवान मानता था कौन? बलबन। यानी कि खुद को दूसरा भगवान कौन मानता था? बलबन मानता था। इसीलिए इसे जिले इलाही का उपाधि दिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? यानी कि खुदा का छाया। जिसका मतलब क्या होता है? खुदा का छाया। क्या इस बात को समझ पाए? समझ पाए? और देखिए इसकी शक्तिशाली, इसके बल, यानी कि बल के हिसाब से, बल के आधार पर इसने 2 विभागों की स्थापना की थी, 2 मान्यताएं चलाई थी। एक मान्यता था सिजदा एवं पेशो, यानी कि पेशो व्यवस्था की शुरुआत की थी। यानी कि अपने आप को खुदा मानने वाला बलबन, अपने आप को खुदा मानने वाला बलबन सिजदा एवं पेशो व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसका शुरुआत? सिजदा एवं पेशो व्यवस्था की शुरुआत कौन किया था? बलबन। दरअसल इस बात को समझिए, सिजदा क्या होता है, पेशो क्या होता है। सिजदा का मतलब होता है ना कि जब भी मेरा दरबार लगेगा, तो दरबार में जितने भी दरबारकारी बैठे रहेंगे, तो जब मैं दरबार में एंट्री करूंगा तो मेरे सर झुका करके सिजदा किया करेंगे। यानी कि सर झुका कर क्या करेंगे? सिजदा किया करेंगे। यानी कि यह मानना किसका था? यानी कि बलबन का। किसका मानना था? बलबन का। और पेशौ का मतलब ये होता है ना, पेशौ का मतलब ये होता है कि जो भी दरबार में नए व्यक्ति आएंगे, नए लोग आएंगे, उसे अपना सर मेरे पैरों तले रगड़ना, यानी कि पैरों तले क्या करना पड़ेगा? रगड़ना पड़ेगा, यानी कि झुकना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर कर दे सिजदा एवं पेशौ व्यवस्था की शुरुआत किसने किया, तो आपका आंसर आना चाहिए अब से बलबन। और आप अच्छे ढंग से किसी को बता सकते हैं, जहां कहीं बुक में लिखा है सिजदा एवं पेशो व्यवस्था क्या था, तो वही था जो बलबन ने अपने दरबार में, सिजदा का मतलब होता है जो भी व्यक्ति दरबारकारी लोग थे वो क्या करते थे? झुक करके बलबन को सिजदा किया करते थे। और हमने बता दिया है पेशो, यानी कि झुक करके उसके अंगूठे, पैर के अंगूठे को क्या करते थे? सलाम किया करते थे। आप इस आधार पर बोल सकते हैं इसे। आगे देखिए, आगे बलबन ने क्या किया? बलबन ने नौरोज त्योहार की शुरुआत की। नौरोज त्योहार की शुरुआत समझ जाइए, नौरोज त्योहार होता क्या है? यानी कि रूसी कैलेंडर के फर्स्ट डे में एक पारसी भाषा, यानी कि पारसी लोगों के लिए एक त्योहार मनाया जाता है। क्या? पारसी लोगों के लिए एक रूसी कैलेंडर के फर्स्ट डे में, यानी कि फर्स्ट दिन, यानी कि प्रथम दिन पारसी लोगों ने एक त्योहार की शुरुआत की, यानी कि त्योहार की शुरुआत की। वही बलबन ने क्या किया? उसका नाम क्या किया? नौरोज त्योहार के नाम से जाना, जो भारत में क्या किया? उसकी शुरुआत की। क्या की? उसकी शुरुआत की। अब देखिए, बलबन ने कुछ नीतियां माना, मतलब कुछ नीतियां बनाया था। बलबन ने कुछ नीतियां बनाया था। वह नीति क्या था? यानी कि रक्त एवं लौ की नीति। बलबन की नीतियां क्या था? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक बार एग्जाम में पूछने वाला, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, या बड़े लेवल का कोई एग्जाम हो, उसमें देखिएगा तो लिखा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा चलाया गया? तो रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा चलाया गया था? तो बलबन के द्वारा चलाया गया था। यानी कि रक्त एवं लौह के मतलब समझिए, रक्त का मतलब खून खराबा बोल सकते हैं, और लौह के मतलब लोहा। यानी कि बलबन के साम्राज्य में, बलबन के शासन काल में जो भी लोग कुछ बलबन के विरुद्ध काम करते थे, तो बलबन क्या करता था? उन लोगों को पकड़ करके एक चौराहे पर ले जाता था, और चौराहे पर उसके सर पर लोहे से वार किया जाता था, और तब तक वार किया जाता था जब तक कि उस व्यक्ति का डेथ न हो जाए और जिंदा जमीन में न गड़ जाए, तब तक क्या किया जाता था? उसको मारा जाता था। उसे ही क्या कहा जाता है? रक्त एवं लौ की नीति। रक्त एवं लौ की नीति क्या था? यानी कि बलबन के साम्राज्य में जो भी लोग इसके विरुद्ध कुछ काम किया करते थे, विरुद्ध जाते थे, तो उस लोगों को बलबन क्या करता था? पकड़ता था। पकड़ने के बाद किसी चौक चौराहे पर जाता था, और चौक चौराहे पर उस पे के सर पर, यानी कि जो लोग विरुद्ध जाते थे इसके, उसके सर पे लोहा से वार किया जाता था, और यानी कि हथौड़ा बोल सकते हैं, हथौड़ा से मारा जाता था। और जब तक मारा जाता था जब तक कि वह व्यक्ति जिंदा तले जमीन में ना गिर रहे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लौ एवं रक्त की नीति किसके द्वारा चलाया गया? बलबन के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? बलबन के द्वारा चलाया गया। अब देखिए, बलबन के द्वारा लौ की नीति चलाने के बाद बलबन ने कुछ
अपने दरबार में गुप्तचर रखे थे। क्या रखे थे? गुप्तचर रखे थे। गुप्तचर का मतलब हो गया कि दरबार में वो कुछ गुप्त सूचना को हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो बलबन ने क्या किया था? एक गुप्तचर रखा था। जिस गुप्तचर का किस विभाग की स्थापना के द्वारा रखा था? किस विभाग में रखा था? जिसे हम लोग कहते हैं एक दीवाने वरिद विभाग, यानी कि एक दीवाने वरिद विभाग, जो क्या था? एक गुप्तचर विभाग था। क्या था? एक गुप्तचर विभाग था। और कहा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का रक्षक था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का रक्षक था और मंगोलों से बचाया था। आपको पता होगा कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से किसने बचाया? तो इल्तुतमिश ने बताया है। किसने? इल्तुतमिश ने बताया। और कैसे बताया? क्योंकि एक बहुत ही होनहार और बहादुर चंगेज खां क्या किया था? एक क्या नाम था उसका? मकबरनी ने क्या किया? चंगेज खां की हत्या करने के, चंगेज खां के भाई की हत्या करने के बाद दिल्ली भाग रहा था। और दिल्ली भागते समय वहां के शासक दिल्ली का कौन था? इल्तुतमिश था। तो चंगेज खां यानी कि एक मंगोल था। मंगोल के आक्रमण से कौन बचाया था? किसने बचाया था? तो इल्तुतमिश ने। लेकिन यह गयासुद्दीन बलबन जो था, दिल्ली का एक रक्षक होने के साथ साथ इसने क्या किया? इसने भी मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। क्या किया था? मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। हमने बताया था कि बलबन को अलू खां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलू खां के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसे एक और नाम दिया जाता है जिसका क्या नाम है? अलू खां के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलू खां के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, इसका मृत्यु जो होता है, बलबन का मृत्यु होता है, तो यह पुत्र वियोग में इस बलबन का मृत्यु हो जाता है। यानी कि कहा जाता है कि जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो मंगोलों के आक्रमण की वजह से क्या हुआ कि इसका बड़ा बेटा इस मंगोल आक्रमण में मारा गया। और बड़ा बेटे से बहुत प्यार करता था, क्योंकि बड़ा बेटा ही अफगानिस्तान पर शासन करने का काम कर रहा था। और जब मंगोल आक्रमण हुआ तो उस समय इसका बड़ा बेटा शहजादा महमूद क्या हुआ? मारा गया। और मारे जाने के बाद ये जो बुगरा खां उसका बेटा था, को इसका बलबन का, तो बलबन का ये बेटा ही डर से ही बंगाल में रहा करता था। जब भी बोलते थे बलबन कि अब तू ही शासक बनेगा, तो ये बोलता था कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल में ही मैं ऐसा उसमें डुबकी लगाऊंगा कि जीवन में कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। अब डर से बुरखा खान को अब बोलता ही नहीं था। तो ये हमेशा जहां रहता था एक बहादुर बलबन। लेकिन जब इसका बेटे की मृत्यु हो जाती है मंगोल आक्रमण में, तो ये कहीं एक वियोग में रोता रहता है। और वियोग में, बेटे के वियोग में मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलबन की मृत्यु क्यों और कैसे हुई, तो आप बता सकते हैं कि पुत्र वियोग में, जो मंगोल के आक्रमण में इसका बेटा कौन सा था, यानी कि शहजादा महमूद सा था, वो मारा गया। और पुत्र वियोग में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है? बलबन का। अब देखिए, इस बुरखा खां का एक बेटा था, कौन? केकुवाद। बुरखा खां का एक बेटा था केकुवाद। और केकुवाद 1287 से 1290 तक क्या करता है? शासन करने का काम करता है, दिल्ली का शासक बनकर रहता है। और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है लकवे से, यानी कि लकवा रोग से केकुवाद जो बुरखा खां का बेटा था उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के बाद एक अगला शासक आता है क्यूमर्स, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक रहने वाला है। गुलाम वंश का कौन सा शासक रहने वाला है? अंतिम शासक रहने वाला है। और आज से यहाँ से क्या होगा? अब अगला वंश जाएगा जब क्यूमर्स को क्या करेगा? यानी कि जलालुद्दीन खिलजी मार डालेगा। और क्यूमर्स कब से कब, यानी कि कुछ महीने के लिए ही शासक बनता है। 1290 से लेकर 1290 तक ही रहता है, यानी कि कुछ महीने के लिए शासक बनता है क्यूमर्स खान। और क्यूमर्स खान गुलाम वंश का अंतिम शासक रहेगा। और यहाँ पर एक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका हत्या कर दिया जाएगा। और यहाँ से हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। क्या पढ़ेंगे? खिलजी वंश। और यहाँ से खत्म हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था। कौन सा? क्यूमर्स था। और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गुलाम वंश में किस शासक की मृत्यु लकवे से हुई, तो आप बता सकते हैं किसका हुई? यानी कि केकुवाद का हुई। और केकुवाद कौन था? बुगरा खान का बेटा था।
और हमारा अंतिम गुलाम वंश के शासक कौन था? क्यूमर्स था, जिसका जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। और यहाँ से चालू होगा खिलजी वंश। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आपको पता होगा गुलाम वंश को, यानी कि गुलाम वंश का नाम क्या होता है? गुलाम वंश यानी कि उसे एक मामूली वंश के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ, एक लड़की हुआ करती थी, उसने क्वेश्चन कर दी कि मामूली वंश किस वंश का नाम है, यानी कि मामूली वंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो हमको तो उस टाइम पता ही नहीं था कि मामूली वंश क्या होता है, लेकिन बाद में हमने कुछ कुतुब मीनार की हिस्ट्री खंगाली तो उस पे लिखा था गुलाम वंश या मामूली वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मामूली वंश का नाम ही क्या है, गुलाम वंश बोलिए या मामूली वंश बोलिए। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे खत्मा किए हैं गुलाम वंश को उसी तरह अगला वंश खिलजी वंश को पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।